राधे राधे मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल हमारे उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने के विषय में सोच रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरावली। हम आज अरावली के विषय में हर एक महत्वपूर्ण पहलू को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अरावली क्या है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन में से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, यानी यह हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है और इसे रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है। यह करीब 2 अरब साल पुरानी मानी जाती है। इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार और भूगोल क्या है। जो अरावली पर्वत है यह लंबाई में लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। विस्तार इसका यह उत्तर पश्चिम के भारत में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। इसका प्रमुख हिस्सा करीब 80% हिस्सा इसका राजस्थान में है। और हम लोग अरावली की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई देखेंगे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब पहले सबसे बड़ा देखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा वाला देखेंगे। तो पहला है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसका स्थान है माउंट आबू सिरोही में और इसकी विशेषता यह है कि यह अरावली और पूरे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसे कर्नल जेम्स टॉन्ड ने संतों का शिखर कहा था। दूसरी देखते हैं हम लोग शेर। शेर की ऊंचाई क्या है। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर है। इसका स्थान सिरोही है और इसकी विशेषता यह है कि यह राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी। पहली थी गुरु शिखर और दूसरी कौन सी है। दूसरी है शेर। दूसरी है शेर। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है दिलवाड़ा। इसकी ऊंचाई है 1422 मीटर और स्थान यह कहाँ पाया जाता है। यह सिरोही में पाया जाता है। चौथा हम लोग देखते हैं जरगा। जरगा की ऊंचाई क्या है। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। यह स्थान है उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है। विशेषता इसकी यह है कि यह उदयपुर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। उदयपुर क्षेत्र जो राजस्थान की तरफ पड़ता है, उदयपुर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जरगा है। अब देखते हैं हम लोग पांचवा अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर और इसका स्थान भी क्या है। सिरोही। और इन पांचों के अलावा भी और अन्य महत्वपूर्ण चोटियां भी हम लोग देख लेते हैं। चोटी का नाम कुंभलगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है 1224 मीटर। कहाँ पाया जाता है। राजसमंद में। दूसरी है धोनिया। इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। कहाँ पाया जाता है। सिरोही में। तीसरा है रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर। कहाँ पाया जाता है। सीकर में। एक है ऋषिकेश। इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। कहाँ पाया जाता है। सिरोही में। एक है इसके बाद है कमलनाथ। इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। पाया जाता है उदयपुर में। एक है तारागढ़। इसकी ऊंचाई है 873 मीटर जो पाया जाता है अजमेर में। मध्य अरावली के मध्य में पाया जाता है। एक है खो जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर जो पाया जाता है जयपुर में। और एक है भैराज जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर जो पाया जाता है अलवर में। तो हम लोग देखें कि हम लोग चोटियां पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी चोटी और लास्ट में सबसे छोटी चोटी। तो सबसे बड़ी चोटी कितने की। सबसे बड़ी ऊंची चोटी कितने की है। सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर की। और सबसे छोटी चोटी कौन सी है। सबसे छोटी चोटी है भैराज जो 792 मीटर अलवर में पाई जाती है। अरावली से हम लोग देखते हैं कौन कौन सी नदियां भी निकलती हैं और ये नदियां भी हम लोग देखेंगे उनके दिशा के आधार पर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में बंगाल खाड़ी और अरब सागर होता है ना, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में है। पश्चिम की ओर बह रही हैं। इसका मतलब वो पश्चिम की ढलानों से निकलेंगी। तो एक है लूनी नदी, दूसरी है साबरमती नदी, तीसरी है माही नदी। तो लूनी नदी के बारे में लोग जान लेते हैं। यह अरावली की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियां से होता है और यह एक अंतःस्थलीय नदी है क्योंकि यह समुद्र तक नहीं पहुंचती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। दूसरी नदी है साबरमती नदी। इसका उद्गम उदयपुर जिले से होता है जो अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह गुजरात की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। हम लोग ध्यान रखें खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह रण के कक्ष में विलीन हो जाती है। तीसरी है माही नदी। हालांकि इसका मुख्य स्रोत विंध्याचल है लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों से काफी प्रभावित होता है। मतलब
मुख्य स्रोत तो विंध्याचल माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा अरावली की पहाड़ियों से माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं। इसमें है एक बनास नदी, इसे वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। यह राजसमंद के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। दूसरी है कोठारी, बेड़च और खारी। ये बनास की सहायक नदियां हैं जो अरावली के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। जो कोठारी, बेड़च और खारी हैं ये बनास की सहायक नदियां हैं और जो अरावली के ही भाग से निकलती हैं। साहिब और दोहन ये नदियां अरावली के उत्तरी भाग हरियाणा और राजस्थान सीमा से निकलती हैं। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि साहिब और दोहन ये नदियां अरावली के उत्तरी भाग, हम लोग देखें एक ईस्ट देखें एक वेस्ट देखें, अब हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ से ये दो नदियां हैं जो साहिब और दोहन है, ये दो नदियां हरियाणा और राजस्थान सीमा से निकलती हैं। संक्षिप्त विवरण में अगर देखें तो नदी का नाम, ओरिजिन और मुख्य विशेषता। तो लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है अजमेर से, इसे लवणवर्ती भी कहते हैं। बालोतरा तक पानी मीठा है फिर खारा हो जाता है, मतलब मीठा और खारा दोनों पानी मिक्स है। तो बालातोर तक इसका पानी मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है। दूसरी है बनास जो खमनौर पहाड़ी से निकलती है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। साबरमती उदयपुर के निकट निकलती है जो गांधीनगर और अहमदाबाद इसी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी के तट पर गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित है। और एक है बेड़ज जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ऐतिहासिक है। यह आहर सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। एक हमारे प्राचीन इतिहास में एक सभ्यता है जो आहर सभ्यता है, उस आहर सभ्यता इस बेड़ोच नदी से ही विकसित हुई है। अरावली पर्वत के होने से जो लाभ है हम वो देखते हैं। रेगिस्तान के विस्तार को रोकना। अरावली पर्वत क्या करती है, प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जिससे थार का रेगिस्तान से जो धूल भरी आंधियां आती हैं वो आ नहीं पाती हैं। यह थार रेगिस्तान की रेत को हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपजाऊ इलाकों में पड़ने से रोकता है। ठीक। दूसरा देखते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण में क्या है कि यह पहाड़ियां बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाने का काम करती हैं। इससे आसपास के शहरों का जल स्तर बना रहता है। हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ी पे जो पानी बरसता है वो पहाड़ से टपकता है, टपक के वो जमीन पर जाता है। तो पहाड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छेदों से क्या करता है वो पानी रिस करके जमीन के अंदर जाता है। तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का वो काम करता है। अगर वो पहाड़ी हट जाएगी तो इसका विनाश हो जाएगा और वहां के लोगों के जो रहने का स्तर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी, अरावली पर्वत नदियों का ढेर सारा उद्गम स्थल भी है। तो अरावली से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे बनास हो गया, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, साहिब हो गया। ये नदियां खेती और पीने के पानी का बड़ा स्रोत है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर देखें कि इससे जल स्तर बना रहता है जो पीने के पानी और पीने के लिए और खेती करने के लिए बड़ा उपजाऊ है, बड़ा काम योग्य है। इस वजह से इसका अगर अरावली पर्वत है तो हमको इसका फायदा है। प्रदूषण से बचाव भी करता है। दिल्ली एनसीआर जैसे भारी प्रदूषण वाले इलाकों के लिए अरावली फेफड़ों की तरह काम करती है। यहाँ के जंगल हवा को साफ करते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं हर साल ही दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण रहता है, तो उसी से जो अरावली है, अरावली में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल लगे हुए हैं, तो क्या करता है हवा को साफ करता है, हवा को साफ करके ऑक्सीजन बढ़ाता है। इसी वजह से अरावली को फेफड़ा भी कहा जाता है। वन्य जीव और जैव विविधता। अरावली के पर्वतों में ढेर सारे वन्य जीव और जैव विविधता भी है। यहाँ कई वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं, जैसे सरिस्का है, माउंट आबू है, जो पैंथर, नीलगाय और कई दुर्लभ पक्षियों का घर भी है, जिसके लिए जाना जाता है। यहाँ पैंथर, नीलगाय और ढेर सारे पशु पक्षी भी हैं। सरिस्का एक पक्षी है, तो दुर्लभ पक्षियों का घर भी है। जलवायु नियंत्रण देखते हैं। यह मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश कराने में सहायक होती है और गर्मियों में चलने वाली गर्म धूल भरी आंधियों, जिसे लू कहते हैं, की रफ्तार को भी कम करती है। बिल्कुल एक जलवायु को नियंत्रण करती है। अब देखते हैं खनिज जो संपदा है, अरावली के पर्वतों में जो खनिज संपदा मिलती है उसको देख लेते हैं। अरावली खनिजों का भंडार है। यहाँ से तांबा मिलता है, जस्ता मिलता है, सीसा मिलता है और पत्थर जैसे महत्वपूर्ण संसाधन मिलते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। भाई ये पर्यटन का भी काम करता है।
पर्यटन का भी ये काम करता है, जैसे माउंट आबू, उदयपुर और अरावली की वादियां पर्यटन का मुख्य केंद्र है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। अब इसे अगर काटा, अरावली का पर्वत अगर टूट गया तो माउंट आबू, उदयपुर, अरावली जो यहाँ पर्यटन का काम है, जिसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। तो वहां के जो स्थानीय लोग, उनको जो रोजगार मिलता है वो रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। तो ये इतनी ढेर सारी लाभ हैं। अगर अरावली पर्वत है तो उसके रहने से हमें इतने लाभ मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली के कुछ हिस्सों को जो पर्वत मानने से इनकार किया है, अगर वह पर्वत हट गए तो उससे क्या क्या हमें हानियां होंगी या भविष्य में क्या हानियां होने वाली है, उसको आइए देखते हैं। पहला तो रेगिस्तान बन जाएगा। सबसे पहले तो रेगिस्तान का विस्तार हो जाएगा। अरावली जो है वो द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार और गंगा के मैदानों के बीच एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और अगर यह अरावली पर्वत हट गया या कुछ इससे भाग, इसके ज्यादातर 90% इसके भाग जो हट गए, तो इससे थार का जो रेगिस्तान है उसके जो रेत उड़कर हरियाणा में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे। और यहाँ पे उपजाऊ खेत है, वहां पर जो उपजाऊ खेत है वहां पे ढेर सारी ढक जाएंगी, रेत गिरेगी, तो रेत गिरने से उपजाऊ खेतों का जो मिट्टी वो ढक जाएगा। ऐसे लाखों एकड़ खेती की जमीन बंजर हो जाएगी। तो अरावली के हटने से एक रेगिस्तान का विस्तार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा भयंकर जल संकट हो जाएगा। अरावली की चट्टानें बारिश में के समय पानी को जमीन के अंदर भेजने के लिए एक स्पंज का काम करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पर्वत होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और वो पानी को सोखते हैं। तो अरावली की जो चट्टानें हैं वो पानी को जमीन के अंदर भेजने के स्पंज का काम करती हैं। और इसका असर क्या पड़ेगा, इसके हटने से भूजल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी तो जमीन के अंदर जाएगा नहीं, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों का वाटर लेवल आज कम है, उससे और अधिक नीचे गिर जाएगा, और जिससे पीने के पानी का अकाल पड़ सकता है भविष्य में। इससे तीसरा क्या होगा कि वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी होगी। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स का काम करती है। यह सघन आबादी वाले इलाकों को प्रदूषण और कार्बन को सोखती है। कैसे सोखती है, क्योंकि अरावली में ढेर सारे पेड़ हैं। ढेर सारे पेड़ क्या करते हैं, सारे प्रदूषण को सोख करके ऑक्सीजन को देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस वजह से असर क्या होगा, पेड़ों के न होने से हवा साफ नहीं होगी, और हवा साफ नहीं होगी तो लोग अस्थमा और सांस की बीमारियों, महामारियों इत्यादि फैलेगी और लोग मरेंगे। अगर यह अरावली हट जाएगी तो इससे नदियों का सूखना भी हो जाएगा। बनास, साहिब और लूनी जैसी नदियां अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती हैं। अगर यह कट गया तो पहाड़ों के हटने से नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र कम हो जाएंगे, जिससे नदियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। इससे पांचवा होगा कि इसका जो तापमान है, अभी जो तापमान चल रही है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। पहाड़ और वन क्षेत्र गर्मी को सोखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि पहाड़ और वन क्षेत्र जो है वो गर्मी को सोखते हैं और ठंडक बनाए रखते हैं। असर पहाड़ हटने पहाड़ियां कटने से तापमान में भी तो वृद्धि होगी, तो तापमान में अत्यधिक वृद्धि भी होगी। पहाड़ और वन क्षेत्र गर्मी को सोखते हैं, तो पहाड़ और वन क्षेत्र गर्मी को सोखते हैं और ठंडक को बनाए रखते हैं। असर क्या होगा कि अगर पहाड़ कट जाएगा तो वहां कंक्रीट के जंगल और बढ़ जाएंगे, मतलब ना पत्थर पे तो उगेंगे नहीं। अगर पहाड़ काटेंगे तो वहां जंगल भी काटने होंगे, और जंगल कटेंगे तो बिल्कुल है कि आपको गर्मी लगेगी। परिणाम क्या होगा कि दिल्ली राजस्थान के इलाकों में गर्मियों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है, जिसमें हीट वेव से होने वाली मौतें बढ़ जाएंगी। छठा क्या होगा कि वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जो उस अरावली के पर्वतों में रहते हैं, वो इधर उधर मारे जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट से कोई मारा जाएगा, उनका प्राकृतिक निवास छिन जाएगा, वो निवास छिनने की वजह से मरेंगे। इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष होगा, तो इंसान तो वैसे भी क्रूर है, वो जानवरों को मार डालेगा, तो वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। मानसून चक्र में बदलाव होगा। अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को दिशा देने में मदद करती है। मानसून चक्र में बदलाव इस वजह से होगा क्योंकि अरावली जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उसकी हवा को दिशा देने में मदद करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इससे बारिश का जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा तो कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, तो कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अरावली के हटने से इतना प्रभाव पड़ने वाला है। संक्षेप में अगर इसकी प्रभाव की तुलना देखें तो अरावली अगर है तो मिट्टी उपजाऊ है। अरावली के बिना रेतीली बंजर जमीन बन जाएगी। पानी रिचार्ज होता रहता है। अरावली नहीं रहेगी तो गंभीर किल्लत पड़ जाएगी। हवा साफ होती है, अरावली नहीं रहेगी तो हवा जहरीली और धूल भरी भर जाएगी। वन्य जीव अरावली है तो सुरक्षित है और नहीं है तो विलुप्त हो जाएंगे।
निष्कर्ष इतना पढ़ने के बाद एक ही निकल रहा है कि अरावली केवल पहाड़ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की लाइफलाइन भी है। इसका हटना एक बड़े पर्यावरणीय नरसंहार जैसा हो। अरावली पर्वतमाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया है वह इस वक्त काफी चर्चा और विवाद में घिरा है। तो आइए हम देखते हैं कि अरावली की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा तय कर दी है ताकि अलग अलग राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात अपनी मर्जी से नियम न बदल सके। और जो सुप्रीम कोर्ट जो परिभाषा दी है उसे जानते हैं 100 मीटर का नियम। पहला है 100 मीटर का नियम। अब केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है। यानी जो पहाड़ अरावली की जमीन से हाइट में 100 मीटर से अबव होगी उसी को पहाड़ माना जाएगा। और दूसरा है कि 500 मीटर की दूरी, यदि 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो उनके बीच के पूरे क्षेत्र को अरावली रेंज माना जाएगा। इसे विवाद क्यों हो रहा है, आइए इसे देख लेते हैं कि इस फैसले को लेकर जो वहां के इन्वायरमेंटलिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद साइंटिस्ट हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का तर्क वो ये दे रहे हैं कि 90% हिस्सा जो अरावली का है वो 100 मीटर से कम है, और जब 100 मीटर से कम है उसे सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ मानने से इनकार कर दिया, तो वहां पर माइनिंग करना और उसे काट करके निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जो भविष्य में माइनिंग और निर्माण कार्य आसान हो जाएगा या वो कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा। क्यों? दूसरा है रेगिस्तान का खतरा। अरावली थार रेगिस्तान को बढ़ाने से रोकती है। जो थार रेगिस्तान है वहां से जो आती हैं हवाएं आती हैं या जो बालू आती हैं, अरावली उसे बीच में रह करके रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियों को सुरक्षा नहीं मिली तो उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आएंगी और रेगिस्तान का विस्तार बढ़ जाएगा। जो थार का रेगिस्तान है वो अरावली के उधर तक है। आपको मान लीजिए कि वेस्ट साइड है, अरावली के वेस्ट साइड है, और अगर कहीं अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां अगर कट गई तो ये थार का रेगिस्तान धीरे धीरे जो उसकी धूल, भाई रेगिस्तान में बालू हो रहा है तो बालू उड़ेगी, उड़ के धूल भरी आंधियां आएंगी और धीरे 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 रेगिस्तान का जो थार के रेगिस्तान था वो धीरे धीरे हमारे राजस्थान में भी आ जाएगा, दिल्ली में भी आ जाएगा, उसका मतलब विस्तार हो जाएगा। इस वजह से वहां के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या पर्यावरणविद साइंटिस्ट है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।